हेलो फ्रेंड्स, आइए आज 2023 का सेट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये क्लास 12 के लिए है। तो इसके पहले मैं 2022 का सारे सेट हल किया हूँ। 23 का जो है तीसरा सेट हल करने जा रहा हूँ। और पिछला सेट नहीं देखें आप सभी तो आप क्लास 12 यूपी बोर्ड 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो वहाँ 2022 की मास्टर वीडियो देख लीजिए और बाकी वीडियोज़ भी देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए। ये क्लास 12 के लिए है, लेकिन और कंपटीशनल एग्जाम में भी सारा ग्रामर आता है, इसलिए आप चाहे जिस क्लास की तैयारी कर रहे हो तो आप देख सकते हैं। कोई भी कंपटीशनल एग्जाम के लिए भी काम देगा। देखिए, पहले अनसीन पैसेज है, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता दे रहे हैं ताकि आपका समय भी बच जाए और आप जो है इस विधि से हल करेंगे तो बहुत जल्दी आप हल भी कर ले जाएंगे। पहले फटाफट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ते जाएंगे और उसके बाद उसी में से आंसर बताते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। ठीक है, जिम्मेदारी क्या लाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी क्या लाता है। एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन, और यह कहाँ पर ठहरता है, मतलब किससे आता है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन। भारत की सेवा का क्या मतलब है। व्हाट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के नागरिकों के प्रति, ठीक है, सरकार का नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से आपका क्या मतलब है, डेमोक्रेसी की परिभाषा बताना। विच वर्ड इन द पैसेज मीन सीजलेस। सीजलेस मतलब होता है लगातार, ठीक है, तो लगातार, तो इससे रिलेटेड कौन सा शब्द है। ठीक है, व्हाट डज इन विच वर्ड इन द पैसेज मीन, पैसेज में किस शब्द का अर्थ है सीजलेस, यानी इसका सिरांश बताना है। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ स्लेवरी, अपोजिट बताना है इसका। तो मीन्स पूछे या सिरांश पूछे तो जान लीजिए सिरांश बताना है। अपोजिट पूछ रहा है स्लेवरी का, गुलामी होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, विलोम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर के असमानता, इसका क्या मीनिंग है इन द पैसेज, पैसेज में। ठीक है, तो पैसेज में जो आया है इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका मीनिंग आपको केवल बता देना। ये नहीं कि आप विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में कौन सा शब्द है इसके लिए, ऐसा नहीं। अपने हिसाब से आप उसका मीनिंग बताना है कि समझ जा रहा है कि आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, इंग्लिश में बताना। तो चलिए फटाफट आंसर बता रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है व्हाट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, तो फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं से मिल गया। और उसके बाद भी लिखना दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज रेस्ट अपॉन। रेस्ट अपॉन मतलब ये कि हाँ वेयर रेस्ट अपॉन है ना, वो भी क्वेश्चन इसी में इसके आगे वाला लाइन लिखेंगे। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द असेंबली सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया तक लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको कीवर्ड पकड़ लेना। व्हाट ब्रिंग्स मैंने क्या लाता, ब्रिंग्स आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस लाइन को लिख दिए, और रेस्ट अपॉन जिसमें आए उस लाइन को लिख दीजिए बस। अगर आप नहीं भी अर्थ जान रहे तो इस तरह से ट्रिक से आप आराम से कर सकते। देखिए, ब्रिंग्स आ गया ना, व्हाट ब्रिंग्स, फ्रीडम पावर ब्रिंग्स, रेस्ट अपॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन, तो इसे पूरा लिखते चलिए तो आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से अगर अर्थ नहीं आ रहा तो भी आप घबराना नहीं है, इस तरह से कीवर्ड को पकड़ना है। तो मतलब जो इसमें कीवर्ड यानी मुख्य शब्द हो तो इसे पकड़ के आप आंसर खोज लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है सर्विस ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, तो पढ़ते चले जाइए। सर्विस ऑफ पढ़ते जाएंगे, अभी आपको मिलेगा जहाँ सर्विस ऑफ इंडिया आ जाएगा वहाँ आपको रुक जाना है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ रुकना है, सर्विस ऑफ इंडिया पे रुकना है, मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट वहाँ रुकना है। ठीक है, डेमोक्रेसी पे रुकना है। तो ये सभी कीवर्ड है। चलिए देखते जा रहे हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन तो गया रिप्रेजेंटिंग सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया द बिफोर द बर्थ फ्रीडम वी हैड इंड्योर्ड, हम स्पीडली पढ़ रहे हैं। मेन सम ऑफ दोज पेन्स और कंटिन्यू इवन नाउ, nevertheless the past is over and it's failure that begins to not, the failure is not one and of ease and resting but, से लेके पूरा पढ़ते चले जाएंगे। द सर्विस ऑफ इंडिया, अब यहाँ देखिए सर्विस ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, मिल गया। तो इसी में से इसी का मीनिंग पूछा है, देखिए ना व्हाट, ठीक है, डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन, तो यहाँ मीन आ गया ना, द सर्विस ऑफ इंडिया मीन, कीवर्ड पकड़ लिए बस, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे का द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स से पूरा लिखते जाए, द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफ़र, मतलब भारत की सेवा का मतलब होता है द सर्विस ऑफ मिलियंस, मतलब उन लाखों लोगों की सेवा करना हु सफ़र जो कष्ट को सहते हैं। मिलियंस माने 10 लाख, कम से कम
तो मिलियंस माने होता है कम से कम 10 लाख, यानी लाखों या करोड़ों लोगों की सेवा करना जो कष्ट को सह रहे हैं। तो मतलब अगर आप लाखों या करोड़ों लोगों की सेवा कर रहे हैं जो कष्ट को सह रहे हैं, भारत के उन लाखों या करोड़ों लोगों की सेवा कर रहे हैं जो कष्ट को सहते हैं, तो उन लाखों की सेवा ही भारत की सेवा हो रही है। तो इस तरह से इसका मतलब यही हो गया। इस लाइन को लिख देना, आपका आंसर 3 मतलब दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी सरकार का क्या है, पढ़ते चले जाइए आपको मिलेगा। तो हाँ, द सर्विस ऑफ इंडिया वाला हो गया। इट आल्सो मीन्स रीडिंग ऑफ, ये सब नहीं आपको। द एम्बिशन ऑफ मतलब क्या है कि उसी का डिटेल आगे लाइन बताया, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देख के आगे बढ़िए। द एम्बिशन ऑफ ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ग्रेटेस्ट जनरेशन हैज़ बीन दैट मे बी बियॉन्ड, ये भी नहीं। और उसके बाद देखते डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, उसका भी आंसर आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम, इट इज़ द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये तीसरा क्वेश्चन ये था ना, मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट क्या है देश के प्रति। तो यही आपका आंसर हो गया। इट इज़ द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू प्रूव, क्या उनका कर्तव्य है, टू इंश्योर कि वो सुनिश्चित करे हेल्थ, स्वास्थ्य सुनिश्चित करे, शिक्षा, जस्टिस, न्याय, इक्वलिटी, समानता, लिबर्टी, स्वतंत्रता एंड फूड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, और भारत के प्रत्येक व्यक्तियों के लिए भोजन प्रदान करे। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी। ठीक है, जाति, धर्म, पंथ और संप्रदाय के बिना, इसकी परवाह किए बिना, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ की परवाह किए बिना। तो इस तरह से आपका यही ईट से लेके, ठीक है, तीसरे का ईट से लेकर कम्युनिटी तक का आंसर हो गया। आप पूरा ना लिखना चाहो तो इंडिया तक ही लिख दोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि किसी की डिटेल यहाँ आगे होता है। इंडिया तक ही लिख दो या पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हाँ, डेमोक्रेसी क्या है ये पूछ रहा है, तो अब इसके बाद चौथा वाला डेमोक्रेसी का भी लिख दिया। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। प्रजातंत्र क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। पीपल माने जनता या लोग। ठीक है, तो लोगों का जो है, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन है, मतलब क्या है, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, अब्राहम लिंकन की परिभाषा। तो ये आपका चौथे का आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कर ले जाएंगे कीवर्ड को पकड़ के। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सीजलेस। सीजलेस किस पैसेज में किस शब्द का मतलब है सीजलेस। सीजलेस माने होता है लगातार। तो चलिए, सीजलेस का मतलब आपको देखना है, स्लेवरी का अपोजिट देखना है। तो देखते चले जा रहे हैं इसमें कौन सा है सीजलेस। फ्रीडम एंड पावर दैट ब्रिंग्स रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, तो हाँ, सीजलेस का देखिए यहाँ एक शब्द मिला है। सीजलेस का मतलब होता है इंसिसेंट। ठीक है, तो ये इंसिसेंट जो है आपको पहले मतलब कि मिल जाएगा, माने होता लगातार, स्ट्राइविंग माने प्रयास। तो हो गया पहले का, सीजलेस का इंसिसेंट हो गया। स्लेवरी का आपको, ठीक है, स्लेवरी माने गुलामी, तो इसके लिए आपको शब्द आया है लिबर्टी आया है। लिबर्टी माने होता है स्वतंत्रता। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते चले जाएंगे तो इसी में आपको मिल जाएगा, यहीं कहीं आया था। पार्टी इंश्योर हेल्थ एजुकेशन, हाँ लिबर्टी नीचे देखिए यहाँ मिल गया। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया वर्ड पावर का। और तीसरा है इन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसको अपने हिसाब से बताना है क्योंकि मीनिंग पूछा है, एक शब्द ऐसा नहीं कि आगे पैसेज में आया। तो मौका का असमानता, तो मौके की असमानता का मतलब क्या है, तो मौके का जो है समान स्तर ना होना। उसे अगर मतलब सबको मौका का समान नहीं दिया जा रहा है, समान अवसर या समान लेवल सबको नहीं, समान सबके लिए समान स्तर नहीं है, तो जान लीजिए मौके की असमानता। तो इसको इनइक्वलिटी, इक्वलिटी माने क्या होता है, सिमिलर, सिमिलरिटी समानता। तो इनइक्वलिटी माने जो सिमिलर ना होना। तो इसका आप ऐसे लिखेंगे, इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स लिखेंगे नॉट टू हैव सिमिलर लेवल्स। ठीक है, नॉट टू हैव सिमिलर लेवल। ठीक है, ELEVEL, लेवल माने होता स्तर, नॉट टू हैव सिमिलर लेवल, समान स्तर का ना होना। ठीक है, उसके बाद ऑफ करके यही अपॉर्चुनिटी हम लिख देंगे, अपॉर्चुनिटी नॉट टू हैव सिमिलर लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अवसरों, ठीक है, अवसर का समान स्तर ना हो, ये चीज़ होता है, इसका मीनिंग हो जाएगा। तो आई होप इस तरह से आप आंसर पैसेज बहुत आराम से कर ले जाएंगे। एक बात ध्यान दीजिए, केवल आप आंसर पेपर में जो नीचे दिया गया है उसको आप
मत लिखिएगा कि यहाँ लिख दिए एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, अज्ञानता नहीं, गरीबी और अज्ञानता का एंडिंग माने समाप्त हो जाना। तो गरीबी और अज्ञानता का समाप्त हो जाना इसका जो है सटीक जो है आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अवसर के असमानता कह रहे हैं। तो इसलिए आप अपने हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ तो मेरे हिसाब से वही बेटर है। ठीक है, तो चलिए, इसलिए किताब हो या मतलब आपकी सीरीज हो या मतलब कहीं भी हो आंसर पेपर हो तो उसमें आंसर दिया रहा था तो मिस्टेक भी हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल फॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए आप अपने दिमाग से जो किताब में दिया गया है या जो उसका सटीक अर्थ दिया रहा है उस हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आपका दूर हो जाए। एक भी क्वेश्चन मेरे अनुसार आपका सही हो जाएगा तो मेरे लिए ज़्यादा खुशी होगी कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, इसलिए सटीक आप लिखिए। गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, एक शब्द में बताना है करेक्ट ऑप्शन। अमीर लोगों के जो द्वारा शासन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी माना होता है अमीर लोगों का शासन। ठीक है, वहीं देखिए आप एरिस्टोक्रेसी मतलब बाय रिच पर्सन के अलावा मतलब कि हाई क्लास पीपल के द्वारा, मतलब अभिजात वर्ग के लोगों के द्वारा जब एरिस्टोक्रेसी कहते हैं उसको अभिजात वर्ग का शासन। ब्यूरोक्रेसी अफसरों का शासन बाय ऑफिशियल्स। ऑटोक्रेसी माने होता है बाय सेल्फ, ठीक है, खुद के द्वारा जब शासन किया जाता है, वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के द्वारा शासन किया जाता है उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। अब पॉइंट, तो पहले का आंसर आपका प्लूटोक्रेसी हो गया। दूसरे का जो है पॉइंट आउट का मतलब क्या है, पॉइंट आउट माने होता है वर्णन करना, बताना, स्पष्ट करना, तो टू टेल हो जाएगा। ठीक है, एब्यूज माने गाली देना, क्राइम आउट माने चिल्लाना, जान ही रहे हो, थिंक आप माने सोचना। इस तरह से इन सभी वर्ड को भी आपको मजबूत कर दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सिनोनिम्स ऑफ जीलस, जीलस का पर्यायवाची बता दीजिए। पर्यायवाची होता है इनवाइस, इनवाइस माने ईर्ष्यालु, जीलस माने ईर्ष्यालु। और इसी तरह से ये जीलस जो है कंफ्यूज करने के लिए, जीलस माने उत्साही होता है, कैलस माने निर्दयी होता है, क्रूर जिसको कहते हैं, डेंजरस माने खतरनाक होता है। ही नोज रामू फॉर सिंस ए लॉन्ग टाइम, वो रामू को लंबे समय से जानता है। तो इसमें क्या गलती है, देखिए सिंस जब मतलब विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, कौन सा शब्द गलत लिखा गया इसमें, तो नोज गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पहला। क्यों गलत है, कार्ड में मैं बता रहा हूँ ताकि रूल्स भी कंफर्म हो जाए। देखिए सिंस या फॉर का प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, या तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है और परफेक्ट में भी हो सकता है। तो ये इंडिफिनिट में लिखा गया है तो इसलिए गलत है। ठीक है, तो ही हैज़ नोन रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम, में भी सकता है ही हैज़ बीन नोइंग रामू। ठीक है, वह रामू से लंबे समय से परिचित है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही नो सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, इसलिए गलत है। और नो का जो है परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है हैज़ नोन, वह रामू से लंबे समय से परिचित है, इस तरह से इसका अर्थ है। तो नो का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है, हैव के साथ गलत है, ये हैव या हैज़ के साथ नहीं हुआ है। एंटानिम ऑफ जस्टिस, जस्टिस का विलोम बताइए, तो जस्टिस का विलोम इनजस्टिस होता है। इन अनजस्टिस नहीं होगा, ध्यान देना, कंफ्यूज करने के लिए इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब तीसरा। और मैल प्रैक्टिस माने कोई बुरी प्रथाएं हो उसको मैल प्रैक्टिस कहते हैं। मैलिस माने दुर्भावना होती है, बैड फीलिंग होती है। तो इस तरह से जस्टिस का अपोजिट आपको क्या होगा, इनजस्टिस होगा, ध्यान देना, अन कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। जस्टिस माने न्याय, इनजस्टिस माने अन्याय। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को इनडायरेक्ट में बताना है, वैसे दो दिया है, एक ही करना आपके पेपर में, लेकिन दोनों में बता रहा हूँ। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हूँ। तो देखिए सेड टू का हम क्या करते हैं, या इसको दो तरीके से बना सकते हो, प्रेड से भी बना सकते हो और विश्ड से भी बना सकते हो। मैं दोनों से बता दे रहा हूँ। माई ब्रदर प्रेड, PRAYED। अब देखिए प्रेड के साथ हम टू नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्रेड मी मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे थोड़ी करेगा, मेरे लिए करेगा। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहें, भगवान से ही प्रार्थना करेगा। तो इसलिए प्रेड दैट कर दीजिए डायरेक्ट, या प्रेड के साथ हम भगवान तो से तो कर नहीं रहा तो टू नहीं लगा सकते, फार लगा सकते हैं। दोनों तरीके में बता दूँ, प्रेड फॉर मी, मेरे भाई ने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की, प्रेमिस भगवान से प्रार्थना किया, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की है, दैट, क्योंकि इनडायरेक्ट हम ऐसे कहेंगे। फिर यू को जो है मे के अनुसार क्या करेंगे, आई कर देंगे, मे का माइट कर देंगे। दैट माने जिससे कि या ताकि, आई माइट लिव लॉन्ग, ये सब कुछ वैसे रहेगा, लिव लॉन्ग ताकि मैं लंबे समय तक जीऊँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई ने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना किया
कि मैं लंबे समय तक यूँ, इस तरह से इसका अर्थ होगा। या फिर आप प्रेड के साथ फार मत लगाइए। प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, किताबों में वो अक्सर ऐसा मिल जाता है प्रेड वाला, विस्ट वाला, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं लिखा रहता क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं रहता। हम ऐसे भी कि मेरे दोस्त, मेरे भाई ने भगवान से प्रार्थना किया कि मैं लंबे समय तक यूँ, या ताकि मैं लंबे समय तक यूँ, तो फार में नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन ध्यान देना प्रेड के साथ टू मत लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट लिखना है मी हिम ये सब, नहीं तो गलत हो जाएगा। और या फिर आप इसको प्रेड की जगह विस्ट कर दीजिए, माय ब्रदर विस्ट, ठीक है। विश्ड मी, मुझे शुभकामना दिया कि मैं लंबे समय तक यूँ, विश्ड भी कह सकते हो। और उसके बाद जो है या विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ये भी सही है। एक तरीका और इसका है, कहीं अगर आपको मिले गलत नहीं है, माय ब्रदर विश्ड मी फॉर ए लॉन्ग लाइफ, फॉर ए लॉन्ग लाइफ अगर ऐसे दिया है, कंपटीशनल एग्जाम में इस तरह से भी आ जाते हैं, मेरे भाई ने मुझे लंबे जीवन के लिए जो है शुभकामना दी है, ये भी वाक्य 100% गलत है। तो इस तरह से 2-3 तरह के वाक्य अगर बना के दिया है, कह देगा आल, तो आपको ये नियम भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। और आपका बड़ा भाई है, मान लिया, आपको आशीर्वाद भी दे सकते हैं, माय ब्रदर ब्लेस्ड मी, ब्लेस्ड की जगह ब्लेस्ड भी कह सकते हैं, BLESSED, ब्लेस्ड मी, ठीक है। दैट आई माइट लिव लॉन्ग या ब्लेस्ड मी फॉर ए लॉन्ग लाइफ, ये भी सही है वाक्य। तो इस तरह से मैं आपको कई तरीके बता दिए, क्योंकि इनडायरेक्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो इस तरह से भी आ सकता है, आपकी कंपटीशनल एग्जाम तक काम देगा। तो विश्ड या ब्लेस्ड या प्रेड, तीनों से इसको हम बना सकते हैं। ये वाक्य इंपॉर्टेंट वाक्य है क्योंकि बहुत सारी कंपटीशनल एग्जाम में भी आता है, तो इसलिए आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है। आगे है रीना सेड एलास आई एम अनडन। तो अब देखिए एलास आया है, एक्सक्लेम्ड, रीना सेड को हम कर देंगे EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, दैट हो जाएगा। फिर आई को जो हम क्या करेंगे, आई को रीना के अनुसार सी कर देंगे, एम का वाच कर देंगे, अनडन का अनडन ही रहेगा। आई एम अनडन मतलब मैं बर्बाद हो गई, मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं बर्बाद हो गई। तो रीना एक्सक्लेम्ड विथ सारो, रीना ने दुख के साथ किया, दैट सी वाज अनडन, की वह बर्बाद हो गया या वह कुछ कर नहीं पाई। चलिए वह बर्बाद हो गई या कुछ कर नहीं पाई, तो ये चीज़ हो गया। अगला है सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको, सिंथेसिस से दिया है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे। तुम मतलब कठिन परिश्रम करना चाहिए, सफल नहीं हो, कहने मतलब तुम्हें सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। सिंपल में आपको बनाना, तो यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड कर दिए, कि इसको यू विल नॉट हटा दीजिए, सक्सीड वर्ब है, टू लगा दीजिए, इन्फिनिटिव होगा तो इन्फिनिटिव के द्वारा जोड़ दीजिए, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, ठीक है ना, तुम्हें सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। या फिर एक तरीके इसका और भी है, मैं बता दे रहा हूँ, आप ऐसे भी कह सकते हैं, यू विल नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क, ऐसे भी कह सकते हैं, यू विल नॉट सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क, तुम बिना कठिन परिश्रम के सफल नहीं हो सकते हो। या विदाउट हार्ड वर्क करो, या विदाउट वर्किंग हार्ड भी कर सकते हो। तो वर्किंग हार्ड, विद वर्किंग आपका जीरंड हो जाएगा, हार्ड वर्क करोगे तो आपका नाउन का काम करेगा, वर्क वर्ब के रूप में करोगे तो वर्किंग हार्ड। तो इस तरह से भी कर सकते हो, यू विल नॉट सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड या विदाउट हार्ड वर्क, ऐसे भी कर सकते हो। या सिंपली आप यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, जैसे बताया, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस आपको बन जाएगा। अगला, माई फ्रेंड इज़ डिलीजेंट ही इज़ कनिंग, कंपाउंड बनाना है, मेरा दोस्त जो है परिश्रमी है, चालाक है। तो हम परिश्रमी है साथ ही साथ चालाक है, तो आप यहाँ एज वेल एज से जोड़ दीजिए, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज कनिंग। एंड से भी जोड़ सकते हो, मेरा दोस्त जो है परिश्रमी और चालाक है, लेकिन एज वेल एज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एज वेल एज का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस में होता है, एंड का प्रयोग दो वाक्यों को, दो शब्दों को भी जोड़ने के लिए होता है, तो ये बेटर कंजक्शन है। जहाँ दो वर्ब ना रहे तो हम एज वेल एज से जोड़ना हमारे लिए बेटर होता, तो उसमें कोई सस्पेंस नहीं रहता कि हाँ ये सिंपल भी है, ठीक है, क्योंकि सिंपल में तो हम दो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं एंड से, वर्ब है तो भाई नहीं माना जाएगा। तो यहाँ एज वेल एज से जोड़ दिए, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज कनिंग। या फिर कह सकते हैं, माई फ्रेंड इज बोथ डिलीजेंट एंड कनिंग, माई फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलीजेंट बट आल्सो कनिंग। इस तरह से भी आप जोड़ बताने वाला कोई कंजक्शन लगा सकते हैं। हाँ, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड का एक्टिव वॉइस बता दीजिए, ही इज़ बीटन सिवियरली बाय हिज मदर, तो एक्टिव में हो जाएगा हिज मदर पहले आ जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद जो है इज बीटन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, का पैसिव वॉइस है तो अब ही हिज मदर एक वचन है तो BEATS बीट्स हो जाएगा, हिज मदर बीट्स, और ही का क्या हो जाएगा हिम, बात खत्म। बीट्स हिम, अच्छा सिवियरली बचा है, सिवियरली को भी अदर वर्ड ग्रुप में लास्ट में कर दिया सिवियरली, हिज मदर बीट्स हिम सिवियरली, उसकी माँ उसे कठोरतापूर्वक पीटती है, इस तरह से हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में कठोरतापूर्वक पीटा गया वो अपनी माँ के द्वारा। अगला है नो अदर गर्ल इज़ एज ब्यूटीफुल एज सी इज, कोई लड़की अन्य लड़की उतना सुंदर नहीं जितना कि वह है, कहने का मतलब वह सबसे अधिक सुंदर लड़की है, भाई कोई लड़की उतना सुंदर नहीं जितना कि वह, कहने मतलब सबसे अधिक सुंदर लड़की है। तो जगह सुपरलेटिव बनाना सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है गर्ल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो गया। करेक्ट करना देखिए, रामेश इज जूनियर देन मुहेश, जूनियर के साथ देन नहीं लगेगा, टू लगेगा क्योंकि आई ओ आ रहा था, तो जूनियर सीनियर इंटीरियर सबके साथ टू लगता है। सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें क्या गलती है, तो सीप में यस नहीं लगता, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, एक भेड़ हो चाहे ज़्यादा भेड़ है उससे नहीं मतलब, आर तो लग जाएगा, बर्ब तो लग जाएगा, लेकिन सीप का सीप ही रहेगा, सेंस समझा जाता है एक वचन है बहुवचन। सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड माने भेड़ें जो है मैदान में चल रहे हैं, सीप इज ग्रेजिंग भी सही है, एक भेड़ चल रही है तो इज भी सही है, तो इसलिए उससे नहीं मतलब, इज आर वो अर्थ के अनुसार लग जाता है, लेकिन यस नहीं लगेगा, तो यस लगा के लगाएं ये बहुवचन मानते हुए, लेकिन यस नहीं लगेगा तब भी। अगला है आपका, हाँ होमोफोन्स है तो दोनों का अर्थ बता के वाक्य में प्रयोग करना है अर्थ स्पष्ट करने के लिए। तो पहला बर्थ माने जन्म, जैसे व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी जन्म तिथि क्या है। और बर्थ माने होता है रेलगाड़ी में जो है सोने का जो स्थान होता है बैठने या सोने के लिए जो स्लीपर बुक किया जाता है उसको हम बर्थ कहते हैं, ऊपर की जो सीट होती है रेलगाड़ी में जो है बैठने की जो ऊपर की जो सीट होती है या सोने की सीट होती है उसको हम बर्थ कहते हैं। तो आप ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं, ही बुकड ए बर्थ इन द ट्रेन, वह ट्रेन में एक बर्थ को क्या किया, सीट को जो है बुक कर लिया ताकि आराम से सोते हुए जा सके स्लीपर में या रिजर्वेशन में। हाँ अच्छा, अगला है डोज, डोज माने क्या होता है, पहला डोज माने को होता है खुराक, ये जो डोज है DOSE, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, ठीक है, अबाउट डोज ऑफ मेडिसिन, दवा की खुराक के बारे में मुझे सलाह दिए, हाउ आई शुड टेक इट, कि मुझे इसे कैसे लेना, कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। तो आई टुक 2 डोज ऑफ मेडिसिन, मैं दवा का 2 डोज लिए, इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं वाक्य। डोज माने होता है उगना या झपकी लेना, जैसे ही वॉज डोजिंग इन द क्लास, वह क्लास में क्या झपकी ले रहा था, ठीक है, जैसे होता है ना बैठ ध्यान नहीं है तो नींद आ जाती है, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आई वॉज डोजिंग व्हेन आई वॉज रीडिंग, ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं झपकी ले रहा था, कुछ भी कर सकते हो। अब इस तरह से अगला ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ, तो इसका हो जाएगा द टी वाज प्रोड्यूस्ड, द टी वाज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एंड यूज्ड हो जाएगा, यूज्ड माने उपयोग करना या उपभोग करना, ठीक है। अब एक बात यह है कि सर्वप्रथम भी लगा तो आप फर्स्ट भी लगा दीजिए, तो द टी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, द टी वाज, ठीक है, फर्स्ट को आप पहले भी कर सकते हो, फर्स्ट करके कामा कर सकते हो तब द टी वाज प्रोड्यूस्ड भी कर सकते हो, लेकिन आप बाद में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, द टी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड, चाय का सर्वप्रथम क्या हुआ, उत्पादन हुआ, ऐसे भी कर सकते हो, या फर्स्ट द कामा द टी वाज प्रोड्यूस्ड, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। एंड यूज्ड हो जाएगा इन चाइना, चीन का मतलब चाइना, ठीक है, तो हो जाएगा द टी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड इन चाइना। मतलब इसको देखिए ट्रांसलेशन क्या होता है, शाब्दिक ट्रांसलेशन करना जरूरी नहीं होता, उसको भाव के अनुसार ट्रांसलेशन किया जाता है, क्योंकि शब्द के हिसाब से गलत भी हो जाता है। जैसे आप कहेंगे मेरा सिर चक्कर खा रहा है, माई हेड इज ईटिंग सर्कल, तो सिर चक्कर खा रहा है उसको लिखना चलेगा आई एम फीलिंग इट, मैं चक्कर आना महसूस कर रहा हूँ, मतलब मुझे चक्कर आ रहा है, इस तरह से उसका ट्रांसलेशन। मेरा दिल बाग बाग हो गया, माई हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन नहीं होगा, आई बिकेम ओवर जॉयड होगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बाग बाग होना मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, इस तरह से सेंस को समझ के। तो यहाँ क्या है, द टी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड इन चाइना, मतलब चाय का सबसे पहले जो है फर्स्ट मीन्स प्रथम भी होता है सर्वप्रथम भी होता है,
सबसे पहले उत्पादन हुआ और चीन में इसका उपयोग किया गया, तो उपयोग किया जाएगा तो मतलब उपभोग किया जाएगा। तो इस तरह से यूज माने उपयोग या उपभोग दोनों होता है। वैसे नहीं तो कंजप्शन माने उपयोग उपभोग होता है। तो कंजप्शन के हिसाब से भी आप बना सकते हैं, लेकिन तब हो जाएगा द ट्रांसलेशन का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। तो द टी वाज प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड, द टी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड इन चाइना, ये तो बना ही सकते हैं, एक तरीका इसका और बनाने का है। तो प्रोडक्शन तब हो जाएगा, प्रोड्यूस ना उत्पादन हुआ मतलब उत्पादित किया गया, तो इस तरह से हो जाएगा द टी वाज प्रोड्यूस्ड, पैसिव वॉइस बन गया। तो आप इस हिसाब से आप एक्टिव में बना सकते हैं द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक है। तब इसका प्रोडक्शन हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगी, इसको सब्जेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है। तो द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, कंजप्शन माना होता है उपभोग, CONSUMPTION, द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ टी, ठीक है, बिगैन इन चाइना हो जाएगा। फर्स्ट सर्वप्रथम का फर्स्ट का दिए, फर्स्ट कामा द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ टी बिगैन इन चाइना, मतलब पहले जो है सबसे पहले उत्पादन और उपभोग जो है चाय का जो है चीन में शुरू हुआ, इस तरह से कह सकते हैं। तो ट्रांसलेशन दोनों तरीके से इस तरह से इसका बन सकता है, ठीक है। अब चल देखते हैं, प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, ठीक है। तो प्रारंभ में का अंग्रेजी एक शब्द है, एक शब्द में होता है इनिशियली, INITIALLY, इनिशियली कर दो, या आप कह सकते हैं इन द बिगिनिंग, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रयोग हाँ, इसका प्रयोग दवा के रूप में हुआ, मतलब इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसिन, किसी के द्वारा ही होता है इसलिए पैसे पास में लेके इनिशियली या इन द बिगिनिंग भी कह सकते हो, इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसिन। लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिपेय बन गया, बट लेटर, लेकिन बाद में बट लेटर, बाद में LATER, लेटर मीन्स बाद में होता है, बट लेटर, हाँ, यह सर्वाधिक प्रिपेय बन गया, इट बीकेम, यह हो गया या बन गया, द मोस्ट फेवरेट ड्रिंक, सर्वाधिक प्रिपेय। अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है, ठीक है। नाउ अब इट इज ए मोस्टली माने होता है अधिकांशतः, मोस्ट में एलवाई जोड़ देंगे, मोस्टली प्रोड्यूस्ड पैदा होता है, मतलब नाउ इट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड, वह अधिकांशतः पैदा होता है कहाँ, इन इंडिया एंड श्रीलंका हो जाएगा। अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है। नाउ अब तो इट हैज़, ठीक, नाउ इट हैज़ बीकम, इट हैज़ बीकम, अब हो गई है या बन गई है, बात है कि क्या हो गई, ये बन गई द, हाँ, ए हैबिट, आदत, इट हैज़ बीकम ए हैबिट, किसी इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम ए लगा देते हैं, इट हैज़ बीकम ए हैबिट, अब एक आदत बन गई है, ऑफ पीपुल, लोगों की, ठीक है, संपूर्ण विश्व में, इन द होल वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड कह दिए, संपूर्ण विश्व में, होल माने होता है संपूर्ण, टू टेक टी, टू टेक टी माने चाय पीने की, तो हो जाएगा नाउ इट हैज़ बीकम ए हैबिट ऑफ पीपुल, ठीक है, टू टेक टी इन द होल वर्ल्ड, या इन द होल वर्ल्ड टू टेक टी कर देंगे तब भी चल जाएगा। कठिन परिश्रम करने के बाद, अब देखिए इसका एक तरीके से और ट्रांसलेशन में बता दे रहा हूँ, नाउ इट हैज़ बिकम ए हैबिट ऑफ पीपल, ठीक है, टू टेक टी इन द होल वर्ल्ड, इसको भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अब नाउ द पीपल हैव, ठीक है, बिकम हैबिचुअल, हैबिचुअल माने अब लोग आदती हो गए हैं, टू टेक टी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, या इन द होल वर्ल्ड भी कह सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, इस तरह से भी आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप कभी ना समझ में आए कि किसका हम कैसे करें, तो उसको ये सोचिए कि इसको हम किस तरह से और कह सकते हैं, तो उसकी अंग्रेजी बना दीजिए, तो भाव आपका क्लियर हो जाएगा, ट्रांसलेशन सही हो जाएगा। हाँ, कठिन परिश्रम करने के बाद, आफ्टर, हाँ, वर्किंग हार्ड, वर्क हार्ड मैंने कठिन परिश्रम करना, आफ्टर वर्किंग हार्ड, ठीक है। अब उसके बाद कामा लगा देंगे, एक, हाँ, एक प्याली चाय, तो एक कप ऑफ टी इसको होता है, ताजगी उत्पन्न करती है, तो इसका अंग्रेजी होगा डेवलप फ्रेशनेस, ठीक है, डेवलप फ्रेशनेस माने होता है ताजगी उत्पन्न करना, FRESHNESS,
ठीक है। तो इसका दूसरे तरीके से क्या होगा, ऐसे भी कह सकते हैं, ए कप ऑफ टी डेवलप फ्रेशनेस, तो कर ही सब डेवलप में यस लगा देंगे, डेवलप्स फ्रेशनेस, ठीक है, तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक तरीके से और इसको बना सकते, एक कप ऑफ टी डेवलप्स ना करना चाहिए, ताजगी उत्पन्न करना के एक शब्द में अंग्रेजी में बता देना है, इनविगोरेट्स, INVIGORATES, इनविगोरेट्स माने होता है ताजगी उत्पन्न करना, एक कप ऑफ टी इनविगोरेट्स, ठीक है, ताजगी उत्पन्न करती है, कब, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर के बाद वर्किंग हार्ड कर दो या हार्ड वर्क ही कर दोगे तब भी चल जाएगा, आफ्टर हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बाद या कठिन परिश्रम करने के बाद, करना की अंग्रेजी लिखोगे वर्किंग तब भी चल जाएगा, आफ्टर वर्किंग पहले लिखोगे तब हार्ड बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो जीरंड का प्रयोग हो गया, प्री यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड करोगे तो वर्किंग हार्ड हो जाएगा, बिफोर नाउन करोगे तो हार्ड वर्क, इसलिए सही दोनों है। इस तरह से आप कैसे भी बना सकते हो, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि रटना नहीं है, ग्रामर को समझना है, वर्ड पावर पे आपको ध्यान देना है, कौन सा वर्ड है उसका क्या अंग्रेजी है, ताकि आप परीक्षा में बना ले जाओ, क्योंकि रटोगे तो भूलोगे, आप कर भी नहीं पाओगे, कितना रटोगे ट्रांसलेशन। तो इस तरह तरीके जानते रहोगे तो कोई भी ट्रांसलेशन आ जाएगा, आप कर ले जाओगे। चलिए फटाफट हम लिटरेचर पोर्शन भी देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आया है 2 मिनट में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। वाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स, गांधी जी ने वकील को क्यों फटकारा, ठीक है, जब ये इंडिगो पार्ट से है। व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, सीमापुरी के निवासी लोग जो अपने जीवित रहने के लिए अपने क्या मतलब कि करते हैं। व्हाट डू इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, निर्देश इंस्ट्रक्टर मतलब जो टीचर हैं, वो जो है सिखाने वाला जो था, तैराक जो था, वो डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। हु आज मुकेश कौन था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी क्या अभिलाषा थी। तो 4 देखिए, 2 दिए है, दोनों में ऑप्शन है। अगला आपका जो है क्वेश्चन जो है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, डिस्क्राइब द इम्प्लोरेबल फ्लाइट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों को, चूड़ी निर्माताओं की डिप्लोरेबल फ्लाइट माने दयनीय दशा जो है, फ्लाइट मीन्स दुर्दशा, दयनीय दशा का वर्णन करो। हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल में, तालाब में डगलस कैसे संघर्ष किया। व्हाट स्ट्रेटजी, क्या रणनीति, डिड ही इडाप्ट, उन्होंने अपनाया, टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने को उन्होंने क्या रणनीति अपनाया, क्या योजना बनाया। अगला है थिंग ऑफ ब्यूटी जो जॉय फॉरएवर, इससे जो है आपको कविता है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई, इससे आपको क्वेश्चन आंसर खोज देना है। अब आगे देखिए, सेंट्रल आइडिया दिया है, तो माय मदर एट 66, इसको तो आप याद कर लिए, दूसरा मत याद कर लिए, क्योंकि आंसर पे अपन देखिए यहाँ स्टार लगा दिया है ना, तो जिसमें स्टार लगाया उसको आपको नहीं याद करना है। तो कीपिंग क्वाइट भी आप याद कर लीजिए। अगला है सप्लीमेंट्री से, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग क्यों शादी करने का निश्चय किया, ये क्वेश्चन आया है। हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, जब लेखक अंटार्कटिका पहुंचा तो उसने कैसा महसूस किया। हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाय लैम, डेरी लैम से कैसे प्रभावित था। हाउ डज जो रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, तो स्टार भी लगाया, इससे कट गया इस वर्ष। लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेते हैं, हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में उसे क्या कहना था, या उसने क्या कहा। हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, अमेरिका के युद्ध कैदी का जीवन डॉक्टर सदाव ने कैसे बचाया। हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन द पाइयस एक्ट, इस पवित्र कार्य में उनकी पत्नी हाना ने कैसे मदद की। तो ये क्वेश्चन 2 में से 1 करना। तो आई होप समझ में आ गया है। देखिए यहाँ जो पहले का 4 ऑप्शन भी दिया है, आपका आंसर इन पैसेज का वर्ड पावर वाला दिया है, तो जिसमें ये थोड़ा सा गलत था, मैं इसका करेक्ट आंसर बता दिया हूँ आपको। और ये 4 वर्ड पावर के ऑप्शनल हैं, तो सही ही हैं। जिनका गलत रहता है तो मैं कंफर्म कर देता हूँ, जो बताता हूँ वही सही रहता, ठीक है, करेक्ट कर देता हूँ, जो मान लीजिए टाइपिंग वगैरह मिस्टेक रहती है। तो इस तरह से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आप अच्छे नंबर पाते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, फ्री ऑफ कास्ट आपकी मदद मैं करता रहूँगा जो भी कर पाऊँगा। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।